गर्मी में नदी किनारे पेड़ की जड़ों में बसा गांव। हम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हमारी झोपड़ी जल रही है, जल्दी से आग को बुझाइए। हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है, अब इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। संभालिए आप लोग अपने आप को। वो तो भगवान का शुक्र है कि इस वक्त आप लोग अपने घर में नहीं थे, वरना आप लोगों के साथ इससे बड़ा हादसा हो सकता था। अब कहाँ रहेंगे? ये घर ही तो हमें लोगों का इकलौता सहारा था सर छुपाने का। इस गर्मी ने हमसे आज हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम लोग सब संभालो अपने आप को, होने को कोई नहीं रोक सकता। तुम पांचों मेरे साथ चलो। पड़ोसन प्राची पांचों बहुओं को अपने घर लेकर आती है। ये लो पानी पी लो और जो हुआ उसे भूल जाओ। जितना याद करोगी उतना ही दुख होगा। कैसे भूल जाएं प्राची? उस घर के अलावा हमारे पास और क्या ही था? गर्मी में जैसे तैसे करके हम उस झोपड़ी में अपना गुजारा तो चला ही रहे थे ना। सर छुपाने के लिए एक वही तो सहारा था, लेकिन वो भी भगवान ने हमसे छीन लिया। मुझे तो इस गर्मी के मौसम से नफरत सी हो गई है। ये पहली बार नहीं था कि हमारे गांव में गर्मी की वजह से किसी की झोपड़ी जली है। पिछले हफ्ते सरला की भी झोपड़ी जली थी और उससे 2 दिन पहले कुछ और लोगों की गर्मी के चलते गांव में जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उन सबको ही काफी खतरा है। इस गर्मी में एक घर पक्का होना बहुत जरूरी है। तुम लोग चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हो, जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता। पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गरीबी और गर्मी में ही सही, लेकिन जैसे तैसे कर इन सबका गुजारा चल रहा था। लेकिन आज भीषण गर्मी के चलते इन गरीब की झोपड़ी में आग लग जाती है और सिर छुपाने का एकमात्र सहारा भी इनसे छिन जाता है। कुछ दिनों तक अपनी पड़ोसन प्राची के घर में रहने के बाद अब पांचों बहुएं और उनके पति पास के ही जंगल में पेड़ की छाया के नीचे एक तिरपाल बांध देते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मेरे ख्याल से अब हम पांचों भाइयों को शहर जाकर कहीं नौकरी तलाश करनी चाहिए। लकड़ियों को बेच बेच कर तो हम लोग एक पक्का घर नहीं बनवा सकते। तभी हमें इस गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। तुम पांचों अपना ख्याल रखना, जितनी जल्दी हो सके हम लोग शहर से वापस लौटेंगे। पांचों भाई अपनी अपनी किस्मत आजमाने शहर चले जाते हैं, तो वहीं उनकी पत्नियां जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर अपना 2 वक्त का गुजारा चलाती हैं। गर्मी से सुबह नाश्ता किया नहीं और अब काम करते हुए मुझे भूख लग रही है। मैं जानती थी, इसलिए आते हुए मैंने 2 रोटियां रख ली थी। चलो सब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेते हैं। पांचों बहुएं पेड़ की छांव में रोटी खा रही होती हैं कि तभी एक गिलहरी उनके पास आती है, जिसे देख लक्षिता उसे रोटी का टुकड़ा देती है, जिसे पकड़कर वो गिलहरी आगे भाग जाती है और थोड़ी देर बाद से दोबारा रोटी लेने के लिए आती है। लगता है ये अपने बच्चों के लिए थोड़ी रोटी ले जा रही है। कितने प्यारे हैं ना। ये लो, थोड़ी और ले लो। उस गिलहरी ने 4 से 5 चक्कर लगा दिए थे। हर बार वो बस रोटी लेकर जा रही थी, जिसे देख आखिरकार ये गिलहरी बार बार रोटी लेकर कहाँ जा रही है? चलो उसका पीछा करते हैं। चलो चलते हैं। कोमल लक्षिता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें पानी की आवाज आने लगती है। ये पानी की आवाज मुझे ही आ रही है या तुम्हें भी आ रही है? आ तो मुझे भी रही है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ यहाँ आसपास तो कोई नदी, झरना, तालाब वगैरह है नहीं। सही कह रही हो तुम, पर ये आवाज फिर कहाँ से आ रही है? कोमल और लक्षिता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है, जिसे देख दोनों हैरान हो रही होती हैं। तभी लक्षिता की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जिसकी जड़ों के अंदर से बार बार वही गिलहरी अंदर बाहर आना जाना कर रही थी, जिसे देख लक्षिता जब उस पेड़ के पास जाती है। ये गिलहरी तो बार बार इस पेड़ की जड़ के अंदर रोटी लेकर जा रही थी। यहाँ तो इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कोमल इधर तो आना। हाँ बोलो लक्षिता, क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि गिलहरियाँ पेड़ पर रहती हैं, लेकिन जरा इस गिलहरी को तो देखो, कैसे पेड़ की जड़ों के अंदर रह रही है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। हाँ, अरे यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, ऊपर से ये नदी भी है, इसलिए यहाँ इतनी ज्यादा ठंडक है। और गर्मी से बचने के लिए तभी ये गिलहरियाँ इन पेड़ों की जड़ों में ठंडक में रह रही हैं। हम इंसानों से ज्यादा समझदार तो ये जानवर होते हैं। चलो बाकी को भी यहाँ लेकर आते हैं। कोमल लक्षिता बाकी बहू को भी बुलाकर ले आती है और अब वो सब भी ये नजारा देख काफी खुश होती हैं। यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। लक्षिता तुमने सही कहा था, हमसे समझदार तो गिलहरियाँ हैं। ये गिलहरियाँ इन जड़ों में घर बनाकर इतनी गर्मी में भी कितने सुकून से रह रही हैं। काश हम भी इनकी तरह ही रह पाते। इसमें काश कहाँ से आया? हम लोग भी यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें काफी ज्यादा बड़ी हैं, और हमें कौन सा यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जब तक हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम गाँव में गर्मी से बचने के लिए पक्का मकान बनवा लें, तब तक तो हम यहाँ रह ही सकते हैं।
वैसे लक्षिता की बात में दम तो है। यहाँ के पेड़ों की जड़ काफी बड़ी है, बस थोड़ी सी मेहनत और साफ सफाई की जरूरत है। बाद में हम यहाँ रह सकते हैं और सामने ही एक नदी भी है, तो हमें तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन कुल्हाड़ियों की मदद से पहले ये बहुएं इन पेड़ों को काटा करती थी, अब उन्हीं कुल्हाड़ियों की मदद से जड़ों को खोदती हैं और हर एक पेड़ की जड़ के अंदर एक इंसान के रहने लायक अच्छी खासी जगह बना लेती हैं। इतनी जगह तो काफी है एक इंसान के सोने बैठने के लिए, बस थोड़ी साफ सफाई की और जरूरत है। हाँ चलो अब जल्दी से साफ सफाई करके अंदर एक चादर बिछा देते हैं और यहीं पास में ही एक चूल्हा भी बना लेते हैं। पांचों बहुएं उन पेड़ों की जड़ों को अच्छे से सफाई करने के बाद अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान उनकी जड़ों के अंदर रख देती हैं और नदी के पास चूल्हे पर खाना बनाकर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर सभी बहुएं खूब मजे करती हैं और नदी के पानी में भी खुलकर नहाती हैं। गांव की नदी के अंदर ही तो हम लोग खुलकर नहा भी नहीं पाते थे। पानी कितना ज्यादा गर्म रहता था धूप की वजह से उस नदी का, लेकिन यहाँ देखो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का पानी हो। मैं तो काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अब आराम से ठंडी ठंडी पेड़ों की जड़ों में सोना चाहती हूँ। नदी के पास उन पेड़ों की जड़ों में पांचों बहुओं ने अपना काफी अच्छा गुजारा कर लिया था। जहां पहले वो गर्मी से 2 पल की नींद नहीं ले पाती थी, तो वहीं अब वो घंटों तक सुकून से सोती थी। सामने नदी होने की वजह से उन्हें पानी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोई बहू नदी के किनारे बर्तन धो रही थी तो कोई कपड़े, सभी बातें करते हुए काम कर रही होती हैं कि तभी निधि की नजर जंगल के उस पार से उठ रहे धुएं पर पड़ती है। अरे वो देखो, लगता है जंगल के उस पार गांव में कहीं आग लग गई है। कितना ज्यादा धुआं उठ रहा है। लगता है आज फिर किसी गरीब की झोपड़ी जल गई इस गर्मी में। न जाने कौन होगा वो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं किसी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। चलो चलकर देखते हैं। पांचों बहुएं जब गांव में जाती हैं तो देखती हैं कि किसी और की नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाली प्राची, जिसने उन लोगों को अपने घर में सहारा दिया था, उसकी झोपड़ी आज भीषण आग में जल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का क्या होगा? इस गर्मी के मौसम ने कई गरीबों का घर उजाड़ा था। ये देख पांचों बहू को काफी दुख होता है और अब वो ज्यादा देरी न करते हुए उन सभी लोगों को उस नदी के पास लेकर आती है जिनका इस भीषण गर्मी में घर छिन गया था। नदी के पास इतना ठंडक भरा एहसास और साथ ही उन पांचों बहुओं को उन पेड़ों की जड़ों में रहता देख सभी काफी हैरान होते हैं। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, पेड़ों की जड़ों के अंदर ही अपना घर बना दिया और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम भी है। सच में यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि यहीं कहीं झोपड़ी बनाकर रह लूं। आप लोगों को यहाँ झोपड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें अंदर से काफी ज्यादा बड़ी हैं और आप लोग ज्यादा भी नहीं हैं, तो आराम से उन पेड़ों की जड़ों के अंदर रह सकते हैं। अब जब तक हम लोग गाँव में अपना पक्का घर नहीं बनवा लेते, ये पेड़ की जड़ ही तो हम सबका घर है। यहाँ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सामने ही नदी है। जो काम गाँव में करने में आप लोगों को परेशानी होती थी, वो काम अब यहाँ आसानी से कर सकते हैं। आम इंसानों के लिए जगह सिर्फ नदी और पेड़ों से भरी थी, लेकिन इन गांव के लोगों के लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सभी लोग अपना अपना पेड़ चुनकर उनकी जड़ों की अच्छे से खुदाई करके वहां रहने का आसरा बना लेते हैं। तो वहीं जब गांव में सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, तो वहीं उन सबको नदी का ठंडा और भरपूर पानी नसीब हो रहा था। मुझे तो लगा कि इन बूढ़ी आंखों को अपने जीवन के आखिरी समय में कभी ऐसा ठंडक भरा मौसम और पानी देखने को नहीं मिलेगा। ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जीते जी मैंने स्वर्ग देख लिया। ये तो इन पांचों बहुओं का कमाल है। अगर ये न होती तो अभी भी हम सब गांव में गर्मी में ही जल रहे होते। धीरे धीरे करके गांव के कई सारे लोग नदी किनारे उन पेड़ों की जड़ों में अपना अपना घर बसा लेते हैं। कुछ समय में पांचों बहुओं के पति शहर में पैसे कमाकर गांव में अपना एक पक्का घर बनवा लेते हैं और जब भी गांव में भीषण गर्मी पड़ती तो सभी गांव वाले इसी नदी किनारे आकर अपने जड़ों में बसाए हुए घरों में रहते हैं। तो वहीं जब गर्मी खत्म हो जाती है तो सब अपने गाँव में बने हुए घरों। अरे मनोरमा, तुम यहाँ, और वो भी मिठाई के साथ। कोई खुशखबरी है क्या? मेरे बेटे अनुज का रिश्ता तय हो गया, उसी की खुशी में मिठाई लेकर आई हूँ। काफी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। वैसे बहू कहाँ की है? तुम्हारी इसी शहर की या किसी दूसरे शहर से ला रही हो? बहू तो मेरी गांव की है, बड़ी प्यारी है। मनोरमा, तुम शहर में रहकर एक गांव की लड़की को बहू बना कर ला रही हो? अरे गांव की लड़की को कहाँ ही शहरी चीज समझ आती है। आंटी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। पायल बेटा, तुम कितने समय के बाद देख रही हो, तुम्हें कैसे आना हुआ? मेरे भाई की शादी होने वाली है तो मुझे तो आना ही था। और आंटी जी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी होने वाली भाभी भले ही गांव से है, लेकिन मैं हूं ना, मैं उन्हें सब कुछ सिखा दूंगी। संगीता बहन, अब हम चलते हैं और घर में मिठाई बांटनी है।
समय गुजरता है और गांव की रहने वाली राधा शहर की बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? राधा को गाड़ी का दरवाजा ठीक से खोलना नहीं आ रहा था, जिसे देख पायल आती है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारती है। कोई बात नहीं राधा, होता है ऐसा कभी कभी, गाड़ी का लॉक नहीं खुलता, मैं तुम्हें सिखा दूंगी किस तरीके से गाड़ी का लॉक खुलता है। पायल और मनोरमा दोनों मिलकर राधा का गृह प्रवेश करती हैं। वहीं ये सब संगीता बालकनी में खड़े होकर अपनी बेटी किंजल के साथ देख रही होती है। ये कैसी गांव की लड़की को बहू बना कर लिया, इससे तो गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोला गया। तो फिक्र मत कर बेटा, ये पायल तो गांव की भाभी लेकर आई है, लेकिन तेरे लिए तो मैं शहर की पढ़ी लिखी भाभी लेकर आऊंगी। किंजल और संगीता अब घर के अंदर चली जाती हैं और ऐसे ही शाम होती है। दोनों माँ बेटी शाम की चाय की चुस्की ले रही होती हैं कि तभी संगीता का बेटा कार्तिक सेजल नाम की लड़की के साथ गले में वरमाला डाले घर पर आता है। कार्तिक, ये सब क्या है? ये सेजल है और मैंने सेजल ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्या कहा तूने? तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है? तेरी शादी के मैंने क्या क्या अरमान देखे थे और मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। संगीता कार्तिक को सुना ही रही होती है कि तभी किंजल की नजर अपने भाभी के गले पर जाती है। सेजल ने एक काफी सुंदर डायमंड का पेंडेंट पहना होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही डायमंड पेंडेंट है जो मुझे चाहिए था। बस अब इसके आगे और कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें जो करना है करो। संगीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। भाभी आप लोग फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपका गृह प्रवेश करूंगी। किंजल अब सेजल का गृह प्रवेश करती है। तुम तो काफी स्वीट हो, मुझे तो लगता था कि नंद काफी खड़ूस होती है, लेकिन थैंक यू सो मच कि कम से कम तुमने तो हमें एक्सेप्ट कर लिया। भाभी माँ भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। चलो भाभी मेरी द्वार चटाई का तोहफा तो दो। लेकिन किंजल, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त कोई तोहफा लेकर नहीं आई हूँ। भाभी आपके गले में जो पेंडेंट है आप वो दे दीजिए मुझे। सेजल को अपना डायमंड पेंडेंट काफी प्यारा था, लेकिन अपनी नंद के मांगने पर सेजल उसे मना नहीं कर पाती और अपना डायमंड पेंडेंट निकाल कर उसे दे देती है। सेजल उस डायमंड पेंडेंट को पहनकर काफी ज्यादा खुश होती है और ऐसे ही दोनों बहू की शादी का दिन खत्म होता है। अपनी माँ की पसंद से शादी करके आई राधा अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी कर रही होती है कि तभी राधा की नंद पायल रसोई में आती है। राधा, अपनी पहली रसोई का खाना बना रही हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन दीदी, पहली रसोई का खाना तो बहू खुद बनाती है, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? अभी तो तुमने मुझे दीदी कहा और पूछ रही हो मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ? ये सब गांव में होता है, शहर में नहीं। अकेले तुम कितना कुछ बनाओगी? और वैसे राधा, इतनी गर्मी में तुमने इतनी भारी साड़ी और गहने क्यों पहने? मेरी माँ ने कहा था कि शादी के बाद कई दिनों तक मुझे ये भारी साड़ी और गहने ही पहनने होंगे, वरना सासू माँ बहुत डांटेंगी। अरे पगली, अगर इतनी गर्मी में इतनी भारी गहने और साड़ी पहनोगी ना तो माँ का तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर तुम्हें जरूर डांटेंगे। तुम्हारे पास हल्की साड़ी तो होगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए शाम को ले आऊंगी। चलो अब दोनों नंद भाभी मिलकर खाना बनाते हैं। पायल राधा की काफी ज्यादा मदद करती है और साथ ही उसे रसोई में इस्तेमाल वाले सामान जैसे ग्राइंडर, ओवन और इंडक्शन के बारे में भी बताती है। सभी को राधा का हाथ का खाना काफी पसंद आता है और हंसी खुशी राधा की पहली रसोई की रस्म खत्म होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पहली रसोई की रस्म में मैं क्या बनाऊं? आप एक काम करिए, मशरूम मटर की सब्जी, घिया चने की दाल, सूखी भिंडी और आलू मटर की सब्जी बना लीजिए। थैंक यू किंजल, मैं तो काफी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या बनाऊं। भाभी अब मैं चलती हूँ। किंजल, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास क्यों हो गए अचानक? अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन माँ ने मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेजल अपना वॉलेट लेकर आती है और उसमें से सेजल को पैसे निकाल कर देती है। किंजल सेजल को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वहीं जब सेजल किंजल का बताया हुआ खाना बनाकर अपने सास के सामने परोसती है तो और कर अपनी पसंद की शादी, तेरी बीवी ने वही सब बनाया है जो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इससे अच्छा तो तू मेरे लिए बाहर से ही खाना मंगवा देता। किंजल ने यह सब जानबूझकर किया था, तो वहीं सेजल इस बात से अभी तक अनजान थी। लगता है तुम्हारी भी अभी नई नई शादी हुई है। लव मैरिज करी है अरेंज मैरिज? हमने तो अपनी माँ की पसंद से शादी की है और हम बहुत खुश हैं। लगता है आपने प्रेम विवाह किया है। हाँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे अभी तक अपनाया नहीं। बट मेरी नंद है, वो बहुत अच्छी है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि मेरा और मेरी सास का रिश्ता अच्छा हो सके। नंद तो होती ही प्यारी है। अब मेरी जो नंद है वो भी बहुत अच्छी है, मेरा काफी ख्याल रखती है। पता है उनकी शादी हो रखी है, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए यहाँ रुकी हुई है ताकि मैं यहाँ की चीजों को समझ सकूं।
राधा और सेजल की काफी कम वक्त में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सेजल का कार्तिक के साथ हनीमून का प्लान बन रहा होता है, जिसके लिए सेजल काफी शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है, जिसे देख किंजल, भाभी आप सच में हनीमून के लिए बाली जा रही हो और वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनोगी? हाँ, लेकिन ये ड्रेस कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं होगी? नहीं भाभी, ये बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल ट्रिप पर तो ऐसी ड्रेस पहनी जाती है। किंजल अब जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उसे अपनी बहू के खिलाफ भड़काने लगती है। संगीता सारी बात जान गुस्से से तिलमिलाते हुए सेजल के कमरे में आती है। मुझसे बिना इजाजत लिए तुम लोगों ने प्लान कैसे बना लिया बाहर जाने का, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर? संगीता सेजल को काफी खरी खोटी सुनाती है, जिसे देख किंजल मन ही मन काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे अनुज, बहू को लेकर वैष्णो देवी चला जा, घूमने का घूमना हो जाएगा और माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। हनीमून के लिए वैष्णो देवी कौन जाता है? तुम लोग वहां सिर्फ दर्शन करने के लिए जाना। अनुज, तुम हनीमून के लिए राधा को गोवा लेकर जाओ। राधा, मैं तुम्हें खुद वहां पहने जाने वाले कपड़ों की शॉपिंग करवाऊंगी। अरेंज मैरिज वाली राधा की नंद काफी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ तक कि अगर राधा कभी उठने में लेट भी हो जाती तो पायल सारा काम संभाल लेती। आपने सारा काम संभाल लिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज तो माँ जी मुझे काफी डांटेंगी। तुम्हारी नंद है ना, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सेजल की नंद तो बस उसे डांट पड़वाने में ही लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, किंजल, तुम मेरे साथ यहाँ की लोकल मार्केट चलोगी? मुझे कुछ सामान लेना है। भाभी, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और इतनी धूप में मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं क्यों जाऊँ इसके साथ धूप में? मुझे बीमार थोड़ी ना होना है। सेजल कड़ी धूप में अकेली मार्केट पहुंच जाती है तो वहीं राधा भी अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। दोनों ही बहुएं मार्केट में एक दूसरे से टकराती हैं और मिलकर सामान लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सेजल की सास भी आए दिन मनोरमा और पायल के सामने अपनी बहू की बस बुराई करने में ही लगी रहती थी। ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं और आज संगीता अपने घर में काफी बड़ी पूजा रखती है। ये हमारे घर की चांदी की पूजा की थाली और पूजा का सामान है। इसे हम सिर्फ बड़ी पूजा पर ही निकालते हैं। इस घर की बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। इसे संभाल कर रखना, घर में काफी मेहमान आएंगे, कहीं कोई इसे चुरा ना ले। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। सेजल जैसे ही थोड़ी इधर उधर होती है कि तभी किंजल उस चांदी की पूजा की थाली और सामान को चुराकर छुपा लेती है। थोड़ी देर में सभी मेहमान पूजा के लिए आ जाते हैं और तब कहीं पर भी चांदी की पूजा की थाली नहीं मिलती। एक जिम्मेदारी दी थी तुझे, लेकिन वो भी तुझसे नहीं निभाई गई। इसीलिए मुझे लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नंबर की लापरवाह होती है लव मैरिज वाली बहुएं। संगीता सेजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां पायल आती है। आंटी, जिसने गलती की उसे थप्पड़ मारी, इस बेचारी को क्यों मार रही हैं? सेजल अपने फोन में संगीता को एक वीडियो दिखाती है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पूजा की थाली सेजल की गलती से नहीं बल्कि किंजल ने चुराई है। इसका मतलब ये सब तुमने किया, लेकिन क्यों? मैं चाहती तो उस वक्त किंजल को रोक सकती थी, लेकिन मैंने वीडियो बनानी जरूरी समझी ताकि किंजल की सच्चाई सबके सामने आ सके। आज तक तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है ना, उस सब के पीछे तुम्हारी नंद ही थी। ये सब देख संगीता किंजल को सबके सामने थप्पड़ मारती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी नीच हरकत करेगी। सेजल बहू, मुझे माफ कर दे। तूने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही किया, लेकिन मेरे ही खून ने मुझे तेरे खिलाफ भड़काया। संगीता अब सेजल को दिल से अपना लेती है, जिसे देख राधा और पायल भी काफी खुश होती हैं। संगीता अपनी बेटी की आदतों से काफी अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए वो जल्द ही किंजल की शादी तय कर देती है और अब बिना नंद के सेजल काफी खुश थी। और अगर कभी अब सेजल को अपनी नंद की कमी महसूस होती तो भी पायल उसका नंद की तरह ही ख्याल रखती।